हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज पंकज एंड यू वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। क्या आप म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करते हैं? क्या वो बेच रहे हैं, क्या वो खरीद रहे हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से हम क्या सीख सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से म्यूचुअल फंड के जो खरीदने और बेचने के जो डिसीजंस होते हैं, उनका शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। और दूसरी बात, हम कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे डिस्कस करेंगे जिनके बारे में अगर आप देखें तो आपको डाइकोटमी दिखेगी, मतलब एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिखेगा कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। और इस पूरे एक्सरसाइज का लर्निंग ये है इन्वेस्टर्स के लिए कि किस तरह से वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज ढूंढ सकते हैं, किस तरह से वो अपने लिए ये चीजें ढूंढ सकते हैं जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिन चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो मार्केट है उससे पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको एक मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में अगर ना पता हो और अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि मार्केट में किस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया गया है किसी इन्वेस्टर द्वारा, मतलब क्या उसने खरीदा और बेचा है, तो क्या आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया होगा? थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है कि मतलब अगर आप देखें कि किसी इन्वेस्टर की लिस्ट आपको दी जाती है कि भाई ये स्टॉक इन्होंने खरीदे और ये स्टॉक इन्होंने बेचे इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और उससे आपको अगर ये गैस करना हो कि मार्केट ने उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कैसा बिहेव किया, मार्केट ऊपर गया है, नीचे गया है, बुल मार्केट चल रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है, तो क्या वो पता कर सकते हैं? यू कैन नॉट। कहने का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर की फिलॉसफी है और इन्वेस्टर का जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का, बाइंग और सेलिंग डिसीजन में वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन आप उससे ये पता नहीं कर सकते कि मार्केट ने उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कैसा बिहेव किया। मतलब कि मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी उतनी जल्दी चेंज नहीं होती। और यही चीज अगर आप देखें कि सेक्टर को देखें या इंडिविजुअल नेम्स को देखें बाइंग एंड सेलिंग में, तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि मार्केट उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कैसा रहा होगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। एक बहुत बड़ा अमेरिका का बैंक है जेपी मॉर्गन, जिसके कि सीईओ काफी पॉपुलर हैं, जेमी डायमंड, और जो काफी लगभग 20 सालों से वो सीईओ हैं। और उससे पहले भी लाइक ही इज अ बिग नेम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ग्लोबली। इफ यू हैव टू चूज वन एग्जीक्यूटिव या टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, तो शायद जेमी डायमंड का नाम आएगा। तो जेपी मॉर्गन जिन्होंने इस बैंक की शुरुआत की थी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे जब लोग ये पूछते थे कि मार्केट का आउटलुक कैसा है, मार्केट क्या करने वाला है, तो उनका एक बहुत सिंपल आंसर होता था, इट विल फ्लक्चुएट। अब देखिए, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, लोग कहेंगे यार ये तो कुछ बात ही नहीं हुई, ये कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, बट एक्चुअली दैट्स व्हाट ही मेंट कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। कहने का मतलब है कि मार्केट के बारे में शॉर्ट टर्म फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये हमने जो एक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो आज बात कर रहे हैं वो ये है कि हमने जनवरी के महीने में कोटक म्यूचुअल फंड ने क्या डिसीजन लिए और किस तरह से उन्होंने स्टॉक्स के बारे में देखा, किस तरह से इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी उनकी जो थी उसके हिसाब से जो डिसीजन थे। एक बहुत बड़ा टॉप 5 म्यूचुअल फंड है कोटक, बहुत बड़ा नाम है, और जो एयूएम है लगभग 4,70,000 करोड़ के आसपास है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत अच्छा एक बेस है, मतलब ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत एस्टेब्लिश, बहुत रेप्यूटेड नेम है। तो देखते हैं कि इन्होंने जनवरी के महीने में क्या किया हुआ है। तो कोटक बैंक ने क्या क्या खरीदा है, ये जो आप स्क्रीन पे भी लिस्ट देख रहे हैं, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, जोमैटो, टोटल लगभग 260-265 स्टॉक उन्होंने खरीदे, जहां पर होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई। और इसमें ट्रेंट का नाम क्यों ले रहे हैं आपको पता चलेगा आगे, और वोल्टास, आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पीएसयू कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में फंडिंग देती है। तो इस तरह से बहुत सारे जो नेम हैं उनको आपको यहाँ पे देख रहे हैं। एशियन पेंट्स भी आप देखिए, एशियन पेंट्स के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ये उनका बाइंग है। उसके बाद सेलिंग देखिए, लगभग 120 स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, घटाया। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ऊपर था, और टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये लिस्ट आपको जो दिख रही है इसमें ऑफकोर्स 120 के 120 नाम हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे, एक बड़ा लंबा लिस्ट, लेकिन एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग रहा है। और हो सकता है किसी और इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल अपोजिट हो, बट अभी फिलहाल कोटक तक अपनी बात को सीमित रखते हैं, अपनी बात को लिमिटेड रखते हैं। और ये जो चीज है आप देख रहे हैं, क्या क्या नई एंट्रीज उनके पोर्टफोलियो में, लगभग 131 स्टॉक्स, बहुत छोटे छोटे नाम भी हैं, साउथ इंडियन बैंक, लक्ष्मी डेंटल, ये सब उनके पोर्टफोलियो में ऐड हुए। लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ हाल में हुआ है, और
रेमंड, बीकाजी फूड्स, ये सब उनके नाम ऐड हुए हैं। इसके अलावा कहां से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट किया है, टाटा बाय बाय कर लिया है, टाटा एलेक्सी है, प्रताप स्नैक्स है, प्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ नाम ऐसे जहां पे उन्होंने एग्जिट कर दिया। अब हम जो बात यहां पे करने वाले हैं वो ये है कि कुछ एक और लिस्ट है जिसमें कि उन्होंने दो नए स्टॉक जो ऐड किए हैं, जो पहले होल्डिंग नहीं थी उनकी जनवरी में, वो इगारशी मोटर्स एंड WPI, छोटे नाम से, बट आप देख सकते हैं इनमें कि इन्होंने उसमें होल्डिंग ऐड की है। जो बात यहां पे करने वाले हैं वो दो स्टॉक्स की करने वाले हैं। आपको चार्ट दिख रहा है, लेकिन मैसेज क्या है हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो नाम ऐसे हैं जो कि एक टाटा एलेक्सी और एक ट्रेंट। टाटा एलेक्सी और ट्रेंट में क्या हुआ है और किस तरह से उन्होंने, क्योंकि एक नाम जो है जहां पे उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, उसको खरीदा है, और दूसरा नाम ऐसा है जहां पे वो बेच दिया है, कंप्लीट एग्जिट कर दिया है, मतलब वो वहां पे है ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ होगा? तो अभी आप देखते हैं कि ये ट्रेंट जो है, ट्रेंट का स्टॉक, ये जो आप चार्ट यहां पे देख रहे हैं, हमने 3 टाइम फ्रेम में चार्ट दिखाया, बट पिछले 6 महीने का चार्ट सिर्फ देखते हैं। अगर आप पीक पे देखें तो ये स्टॉक लगभग 8,000 रुपए तक गया और उस लेवल से करीबन 30, 35, 40% करेक्ट हो चुका है। 5,000 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ जा गया है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस 24% डाउन है, और अगर आप देखें तो ये पूरा रेड दिख रहा है आपको चार्ट। बट अगर आप इसको 1 साल के टाइम फ्रेम में देखें, कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए 6 महीने में ये स्टॉक लगभग 25% के आसपास डाउन है, और 1 साल के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक 25-26% ऊपर है। मतलब 1 साल में ये स्टॉक 26% रिटर्न दे रहा है, 6 महीने में 25% डाउन है। मतलब बीच में ये पीक किया था जब 50% रिटर्न दे रहा था एक समय में। एनीवे, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक का जो टाइम फ्रेम है, अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देंगे। 6 महीने का रिजल्ट 1 साल के रिजल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। अब बात आती है कि पिछले 5 साल बंपर स्टॉक है। ट्रेंट इज द मैसिव सक्सेस स्टोरी ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लगभग 550% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। ये स्टॉक 1,000 रुपए से भी कम हुआ करता था, और आज जिस तरह के लेवल पे है, ये ऑलमोस्ट 7-8 टाइम हो गया था। आपने देखा ना कि 1,000 रुपए से कम था आज से 5 साल पहले, और ये स्टॉक 8,000 रुपए तक पहुंचा और आज 5,000 रुपए के आसपास है। तो लगभग इसने 5 to 6x रिटर्न तो दिया है अभी भी, लेकिन ये एक टाइम पे 7 to 8x रिटर्न दे रहा था। अब आगे बढ़ते हैं इस बात में कि हुआ क्या है इस स्टॉक में। देखिए ये जो चार्ट है ये आपको दिखा रही है, टेबल जो है ये आपको दिखा रही है कि किस तरह से क्वार्टर रिजल्ट इनके चेंज हुए हैं। तो आप दो चीजों पे फोकस करिए, एक सेल्स जो है सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है, और एक नीचे वाला कॉलम जो ईपीएस या नेट प्रॉफिट है। ईपीएस सबसे नीचे है और उसके ऊपर नेट प्रॉफिट है। इन दो कॉलम्स को आप देखिए, आप देखिए किस तरह से इस स्टॉक में, मतलब लगभग सबसे पहला जो कॉलम है वो दिसंबर 2021 है, और उसके बाद जो दिसंबर 2024, पिछले लगभग 3 साल, मतलब लगभग जो क्वार्टर्स हैं आपको 13 क्वार्टर्स दिखेंगे, 21 से लेके 24 तक टोटल। और इसमें अगर आप देखें जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ 3 गुना से ज्यादा हो गई है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट लगभग 4.5-5 गुना हो गया है, 4 गुने से ज्यादा हो गया है। और ये बहुत मजेदार स्टोरीज होती हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर लव दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। These stocks which are delivering superb sales growth, superb PAT growth, investor just love them. और शायद ऐसा हुआ है कि जब ये स्टॉक करेक्ट हुआ तो बहुत सारे लोग जो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, उन्हें लगा यार अच्छा मौका है, इसको खरीद लेते हैं। बिकॉज अभी भी स्टॉक के जो एक्सपेक्टेशन है शायद इन्वेस्टर की, वो ये है कि यार ये चलने वाला है स्टॉक इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड पैट ग्रोथ। तो सेल्स एंड पैट ग्रोथ की जब लोगों को विजिबिलिटी होती है तो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है। और आप इससे पहले वाले चार्ट में आपने एक चीज शायद नोटिस की होगी, जो पी है वो 94 के आसपास दिख रहा है, 93.78। कहने का मतलब यह है कि अभी भी स्टॉक सस्ता नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की शायद है कि यार ये सेल्स और पैट ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है तो खरीद लेते हैं। अब एक दूसरा नाम है सेम टाटा ग्रुप का नाम, क्योंकि हमने कंपैरिजन के लिए कोशिश की कि हम बहुत ज्यादा एप्पल टू ऑरेंजेस कंपैरिजन न करें। तो हमने कोशिश की लेट्स कंपेयर द सेम ग्रुप, बिकॉज अल्टीमेटली टाटा ग्रुप इज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ग्रुप इन इंडिया, वेरी रेप्यूटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो टाटा एलेक्सी में क्या हुआ? टाटा एलेक्सी में पिछले 6 महीने में ये करीबन 11% ये स्टॉक गिरा है। पी करीबन 47 है, और ये स्टॉक एक टाइम पे 9,000 रुपए के आसपास पहुंच गया था, अभी 6,000 के आसपास है। अब इस स्टॉक में अगर आप पिछले साल भर का रिटर्न देखें तो साल भर का रिटर्न भी नेगेटिव है। याद करिए कि ट्रेंड में क्या हुआ है, 6 महीने में 25% डाउन, बट एक साल में 25% अप। यहां पे ये 10-11% डाउन है 6 महीने में, और
एक साल में 20%, तो ट्रेजेक्टरी है वो नीचे ही जा रही है। अब जो ट्रेजेक्टरी नीचे जा रही है तो उस समय पे क्या हो रहा है? उस समय पे ये हो रहा है कि अगर हम सोचें कि स्टॉक के बारे में अभी लोगों की नेगेटिव व्यू है। अब अगर यहां पे बात करें कि पिछले 5 सालों में दोनों के रिटर्न कंपेरेबल आपको दिखेंगे। ट्रेंड 557% आपको दिख रहा था और टाटा एलेक्सी 516%, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 5 से 6 गुने का रिटर्न इन दोनों स्टॉक्स ने दिया है पिछले 5 साल के टाइम फ्रेम में। लेकिन आधा पीई है, 94 पीई दिख रहा था ट्रेंड का और 47 दिख रहा है टाटा एलेक्सी का। उसके बावजूद कोटक म्यूचुअल फंड ट्रेंड खरीद रहा है और टाटा एलेक्सी को बेच दिया है, पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है। अब आप देखें वही सेम टेबल टाटा एलेक्सी के लिए, सेल्स ग्रोथ का टेबल और पैट। अब सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल के टाइम फ्रेम में दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2024 तक इंक्रीज अराउंड 1.5 टाइम्स। पैट जो है उतना भी ग्रोथ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सेल्स एंड पैट ग्रोथ स्ट्रगल कर रहा होता है, और ये आप और टाइम फ्रेम देखिए, पिछले 4-6 क्वार्टर को देखिए, सेल्स ग्रोथ और पैट ग्रोथ में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है। तो मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर है उसको ये आशंका है, उसको ये डाउट है कि यार ये सेल्स ग्रोथ और पैट ग्रोथ नहीं करेगा तो खरीद के फायदा क्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है याद रखने के लिए कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो सकता है, लेकिन जब वो सेल्स और पैट ग्रोथ के बारे में नेगेटिव हो जाता है, उसके बारे में उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार इसको खरीद के कुछ खास फायदा नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज जब सेल्स ग्रोथ और पैट ग्रोथ के बारे में आउटलुक नेगेटिव हुआ या उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा, तो लोग वैल्यूएशन को भी उतना नहीं देख रहे। तो हम ये ऑफकोर्स गैस कर रहे हैं, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि समझें कि कोटक ने ऐसा क्यों किया होगा। ऑफकोर्स वी डोंट नो, we haven't really got access to what the decision was based on, बट यहां पर ये चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। और ये क्यों कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये सीख सके कि यार किस तरह से लोग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की अप्रोचेस यूज करते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है दोनों, एक को खरीदा गया, एक को बेचा गया। वैल्यूएशंस जो है वो बड़े डिफरेंट थे कि आप देखा कि डबल महंगी कंपनी है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ टाटा एलेक्सी ट्रेंड ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड दुगना महंगा है। तो क्या उसे निष्कर्ष निकला। अब की टेक अवेज क्या है कि मार्केट फ्लक्चुएशन तो चलता रहेगा, इन्वेस्टर की फिलॉसफी उतनी जल्दी नहीं बदलती। ये कुछ एक रिजल्ट के रिएक्शन भी है थर्ड क्वार्टर के, और फॉरेन इन्वेस्टर की जो सेलिंग है, मतलब जो वो जो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा फोकस करके फायदा नहीं, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं, बिकॉज वो ग्लोबल मार्केट देखते हैं और बहुत ज्यादा चीजें देखते हैं। तो इंडिया कैन ओनली डू सो मच अबाउट देयर डिसीजंस। और खुद के इंटरनल फोकस, खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे ध्यान देना, खुद के इन्वेस्टमेंट रिसर्च पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो वैल्यूएशन ड्रिवन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत महंगी चीज अगर आप खरीदेंगे, एक समय तक ट्रेंड का जो पी था वो 150 के आसपास था, तो उस टाइम पे अगर आप खरीदते, या अपने देखा ने कई बार डीमार्ट के बारे में बात की है, डीमार्ट इज अ ग्रेट कंपनी, बट अगेन वैल्यूएशंस वर नॉट सपोर्टिंग। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे, उनके बारे में ज्यादा सोचने की, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने खुद के कोर फिलॉसफी को एडर करना, ये सबसे नीचे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, कोर फिलॉसफी का एडहरेंस बहुत जरूरी है। तो उसके साथ टिके रहना, आप अपने एडेप्टेबिलिटी को जरूर ध्यान में रखिए कि आप किस तरह से मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, लेकिन आपकी एक कोर इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, डेवलप कीजिए अगर नहीं है तो, और उसके बारे में अगर आप करेंगे उस तरह से अप्रोच इन्वेस्टिंग को, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, ज्यादा बेहतर सक्सेस मिलेगी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म, एज आई सेड, लाइक देयर इज नोबडी हु कैन प्रेडिक्ट दैट, एंड एज लेजेंडरी जेपी मॉर्गन, समझिए कि कितने बड़े आदमी, जेपी मॉर्गन जिन्होंने इतना बड़ा बैंक बनाया, दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से आज एक है, यूएस का लेजेंडरी बैंक है, और जिस आदमी ने ये बैंक बनाया वो ये कहता है कि मार्केट विल फ्लक्चुएट। If he cannot understand, and look at any great investor, they will always tell you that short-term investing या short-term decision making will not work. Thank you so much. If you have any doubts, if you have any questions, if you have any observations and comments, please do let us know. We'll be happy to respond to them. We'll be happy to cover those topics as well. Thank you so much. We'll meet you very soon with a new topic, with a new subject. Till then, take care. Goodbye.
लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर।